इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगी आदरणीय भानु जी से, जो कि हमारी आईटी टीम के आईटी प्रोफेशनल हैं, जो कि आपको दिखाएंगे कि एक डैशबोर्ड के माध्यम से आप अपने पूरे प्रांत के किसानों के डेटा को एक ही डैशबोर्ड पर कैसे देख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप नीति निर्धारक हैं, मान लो आपके पास 10 या 15 या 20 या 25 गांव आते हैं, इससे ज़्यादा भी गांव आते हैं। आप चाहते हैं कि उन फार्मर्स का डेटा आपके पास एक ही जगह पर एक ही स्क्रीन पे हो, तो आदरणीय भानु जी आपको उस डैशबोर्ड के बारे में बताएं। जी ओम, सबको सादर नमस्ते। तो अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये जितना भी प्रोसेस था डीकेडी का, मशीन्स का, इसका एक तरह से ये बैकग्राउंड है। ये पीछे से हमारा जितना भी डेटा कलेक्शन होता है डेटा का, वो सब हम यहाँ पे विजुलाइज करेंगे एक डैशबोर्ड पे। तो अभी जैसे हम उत्तराखंड के लिए प्रोसेस किया है, तो हरिद्वार ज़िले के लिए हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जो रेवेन्यू वाला डेटा है, जो भूलेख का डेटा है एक वो, और प्लस यहाँ पे आपको एक मैप दिख रहा होगा। इस मैप में हमने पूरी जितनी भूमि है उसको, जो कैडस्ट्रल मैप है उसको हमने डिजिटलाइज किया है मैप पे। तो जितनी भी फार्मर्स की भूमि है वो सारा मैप के रूप में यहाँ पे उसकी बाउंड्री सारे खसरों की जितनी जिस फार्मर्स की भूमि है वो यहाँ पे इस तरह से दिख रही है। इसके बाद हमने एक और प्रोसेस किया है। हमें यहाँ पे दिख रहा है टोटल भूलेख खसरा, कि यहाँ पे जितना इस डिस्ट्रिक्ट के लिए कितने खसरे हैं हमारे पास ये, प्लस इन खसरों में टोटल कितने यूनिक फार्मर हैं, वो यूनिक फार्मर का हमने यहाँ पे दिखाया है, प्लस टोटल कितने विलेज हैं। फिर इन खसरों में से इंस्टीट्यूशनल खसरे कितने हैं, प्राइवेट कितने हैं, प्राइवेट का मतलब कितने एग्रीकल्चरल खसरे हैं जिन पे कृषि कार्य हो रहा है, और कितने गवर्नमेंट खसरे हैं। तो ये हमने थोड़ा सा कैटेगराइज किया है यहाँ पे इस तरह से। फिर खसरा का मतलब लैंड होल्डिंग जो होती है। कैडेस्ट्रल मैप आपके भी नेपाल के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं आदरणीय मेयर साहिबान के पास, तो मैंने पढ़ा था कि उनमें आता है। तो कैडेस्ट्रल मैप्स जो होते हैं वो लैंड होल्डिंग की डिटेल्स होती हैं। तो भारतवर्ष में इसका नाम खसरा से बोलते हैं। कितना तो एक इंडिविजुअल किसी भी फार्मर की कितनी भूमि है वो मैप पे बाउंड्री करके दिखाई गई है कि इस पर्टिकुलर फार्मर्स की इतनी बाउंड्री है, इसकी इतनी भूमि है, इतना एरिया पे है। इसी तरह से हम पूरे डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे हमने मैप दिखाया है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में कितने खसरे हैं वो सारे दिख रहे हैं, कितने हैं। हाँ, फिर इसी से हम कुछ एनालिसिस करेंगे जिसमें से हम देखेंगे कि जो भूमि है, लैंड है, वो पर फार्मर कितनी है। वो यहाँ पे 0.73 एकड़ आ रही है। इसके बाद टोटल फार्मर कितने हैं, फिर इसके बाद मार्जिनल फार्मर्स कितने हैं, ये सारा डेटा हमने यहाँ पे दिखाया है। इसके बाद हम इसको कैटेगराइज करके तहसील वाइज हरिद्वार में कितनी, रुड़की, हरिद्वार, लक्सर और भगवानपुर, 4 तहसीलों का डेटा हमने इस तरह से दिखा दिया है कि कितने हैं। इसके बाद हमने थोड़ा सा इसको ग्राफिकल व्यू में दिखाया है कि टोटल नंबर ऑफ फार्मर्स किस तरह से हैं, इसकी सारी कैटेगरी वाइज यहाँ पे काउंटिंग है। इसके बाद एग्रीकल्चर लैंड वाइज कैसे यहाँ पे बाइफरकेट है। इसके बाद फार्मर प्रोफाइल, और इसके बाद यील्ड वाइज जो कोई भी क्रॉप है, क्रॉप की कितनी उपज है उस हिसाब से यहाँ पे दिखाया गया है। कहने का अभिप्राय ये है कि जितना भी अभी हमने आपको दिखाया सभी ऐप से कैप्चर हो रहा है, और उस ऐप का जो बैकएंड पे डेटा है वो एक डैशबोर्ड के माध्यम से यहाँ रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो यानी हम ये जानना चाहते हैं कि पोखरा रीजन में इस बार यह पर्टिकुलर क्रॉप कितनी होने वाली है, तो वह इस डैशबोर्ड के माध्यम से क्रॉप यील्ड एस्टिमेशन, इसके द्वारा भी हम मापन कर सकते हैं, प्री एस्टिमेशन कर सकते हैं। तो उसको क्या फ़ायदा होगा, उसके प्लानिंग करने में फ़ायदा होगा कि अगर इस बार गेहूं ज़्यादा हो रहा है, जैसे हमारे यहाँ पर गेहूं या गन्ना ज़्यादा हो रहा है, तो इस बार उसका किस प्रकार से उसका प्रबंधन करना है, स्टोरेज करने के लिए क्या कैपेसिटी चाहिए। जनरली हमें पता ही नहीं होता कि स्टोरेज
के लिए कितना गेहूं हमारा आ रहा है, इसलिए हमारा गेहूं सड़ जाता है, बारिश वगैरह पड़ती है सड़ जाता है। अगर हमें पहले से ही अनुभव हो जाए, ये पता चल जाए कि इस बार इतना एस्टीमेट हमारा जो है इस पर्टिकुलर क्रॉप का रहेगा, फ्रूट क्रॉप इतनी आने वाली हैं, हॉर्टिकल्चर क्रॉप इतनी आने वाली हैं, तो हमारी जो नीति विश्लेषक हैं या नीति निर्धारक लोग हैं उनको उसके अनुसार व्यवस्था करने में सुगमता होगी। तो आदरणीय हमारे भानु जी ने इसके विषय में आपको बताया, और इस डैशबोर्ड के माध्यम से हमारा बताने का यह प्रयास था कि सारे इन्फॉर्मेशन को, सारे डेटा को एक ही जगह पर देखकर या उसको एनालाइज कर कर आप अपने नीतियों का निर्धारण, किसानों को क्या बेनिफिट मिलना चाहिए, किस प्रकार से क्षेत्र की प्रगति कर सकते हैं, उसका आप निर्धारण कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के सत्र को आगे बढ़ाते हुए हम आज के दूसरे सेशन में प्रवेश कर रहे हैं, और इसका दूसरा सेशन है मॉडल ग्राम विलेज। भारतवर्ष में एक योजना चल रही है जिसका नाम है आदि ग्राम। आदि अर्थात आदिवासी, ग्राम अर्थात विलेज, यानी आदिवासियों के ग्राम के अंदर हर चीज़ की, हर सुविधा की पूरी जानकारी हमें होनी चाहिए, उसी के अनुसार नीतियों का निर्धारण होना चाहिए। तो इसी संदर्भ में हम अभी उस क्षेत्र में क्या क्या कार्य कर रहे हैं हम आपको बताएंगे। इसके अंदर सर्वे का कार्य होता है। जब सर्वे का कार्य होता है, केवल मनुष्य का सर्वे नहीं होता, पशु पक्षियों का भी सर्वे होता है, वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी कितनी है उसका भी सर्वे होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट विलेज का सर्वे होता है। विलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर को हम भूल जाते हैं कि हम कहते हैं इस विलेज के अंदर प्राइमरी हॉस्पिटल है या प्राथमिक चिकित्सालय है, लेकिन क्या उस प्राथमिक चिकित्सालय में लोग हैं? केवल वहाँ कंपाउंडर ही तो नहीं है, डॉक्टर है या नहीं है? डॉक्टर है तो इंस्ट्रूमेंट्स हैं या नहीं हैं जिससे वो चिकित्सा करेगा? डिस्पेंसरी नाम लगा दिया है, लेकिन क्या वास्तव में वहाँ डिस्पेंसरी है? वहाँ पर मेडिसिन्स उपलब्ध हैं? एक्सपायरी डेट की मेडिसिन्स तो नहीं रखी? अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ तो गांव के अंदर जो प्राथमिक स्कूल है उसके अंदर शिक्षक हैं या नहीं हैं? जो स्टूडेंट टीचर रेशो होता है वो है या नहीं है? इस डेटा को पूरे डिजिटलाइज्ड वे से पतंजलि ने इसको डिजिटलाइज करने का काम किया है। मैं इसके द्वारा आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी। दिस इज़ मॉडल विलेज स्कीम, डेटा सेंट्रलाइजेशन, डिजिटलाइजेशन एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अगर हमारा डेटा सेंट्रलाइज होगा, एक जगह पर ही पता चलेगा, जैसे आप लोगों के ऑब्जेक्टिव्स में भी है लोकल डेटा मैनेजमेंट, लोकल सर्विस डेटा मैनेजमेंट। तो कैसे किया जाए? जब तक आईटी सॉल्यूशन उसके लिए नहीं होगा, क्षमा कीजिए, मैनुअल रजिस्टर्स के आधार पर उसको करना असंभव है, नहीं तो उसमें बहुत ज़्यादा समस्याएं रहेंगी। तो मॉडल विलेज स्कीम के अंदर जियो लोकेशन बेस्ड सर्वे डेटा डिजिटलाइजेशन, हमने एक ऐप बनाई है जिसका नाम है सर्वे ऐप। उस सर्वे ऐप के द्वारा हम सारा जो डेटा है वो कैप्चर करते हैं, और ये डेटा सेंट्रलाइजेशन का एक बहुत बड़ा माध्यम बनता है। इस सर्वे ऐप के द्वारा फार्मर का डेटा, जो विलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल के सर्वे हैं, आप देखेंगे डेमोग्राफिक डिटेल से लेकर, फैमिली डिटेल से लेकर, ऑक्यूपेशनल डिटेल से लेकर, एनिमल हस्बेंड्री से लेकर, सब्सिडी, लोन या स्कीम कौन सी वो यूज़ करते हैं, उससे लेकर जो विलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर सर्वे होते हैं, जैसे कि विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, विलेज लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर में एग्रीकल्चर हो गया, वेमेन चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया, एनिमल हस्बेंड्री, ट्रांसपोर्टेशन, फाइनेंस, एजुकेशन, हेल्थ और मार्केट्स, इस प्रकार से सभी डेटा को हम कैप्चर करते हैं। कॉमन फैसिलिटीज़, कुछ ऐसी सार्वजनिक फैसिलिटीज़ होती हैं विच इज़ कॉमन टू ऑल, जैसे हमारे भारतवर्ष में इसको कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में भी ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। विलेज सेंट्रिक डेवलपमेंट स्कीम, कुछ ऐसी स्कीम्स भी होती हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कि केवल एक पर्टिकुलर प्रोविंस में ही आपके यहाँ चल रही होंगी,
या किसी एक पर्टिकुलर प्रोविंस में ही या किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में ही वो स्कीम्स चल रही होंगी, उनको भी, उनके डेटा को भी हम इससे कैप्चर करते हैं। इसमें एक डैशबोर्ड के माध्यम से आप देख रहे हैं सोशियो इकोनॉमिक और डेमोग्राफिक प्रोफाइलिंग, यानी अगर वो किसान है, अगर वो बिजनेसमैन है, अगर वो सर्विस सेक्टर में है, तो उसके परिवार के लोग क्या क्या कार्य करते हैं, वो कहाँ रहता है, जियो टैगिंग, जियो फेंसिंग से उस डेटा को कैप्चर करना और उसके साथ साथ एक डैशबोर्ड के माध्यम से उसको प्रेजेंट करना, यानी कितने वहाँ पर हाउस होल्ड्स हैं, कितनी फैमिलीज उस पर्टिकुलर क्षेत्र में हैं, उन फैमिलीज के लिए क्या क्या योजनाएं हैं, कहाँ कहाँ हॉस्पिटल हैं, हॉस्पिटल की कमी कहाँ कहाँ पर है, एक डैशबोर्ड के माध्यम से ही सारी जानकारी हमारे आदरणीय जो भी हमारे नीति निर्धारक लोग हैं उनको एक ही क्लिक पर दिख जाती है। यही पूज्य आचार्य जी का इसमें विज़न है। जैसे कि आप देख रहे हैं जहाँ जो कमी है, फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पर 50,000 लोगों की पॉपुलेशन है लेकिन वहाँ पर हॉस्पिटल एक ही है, तो जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं उसके अनुसार भी उसका रेशो जो है वो फुलफिल नहीं होता। अगर एजुकेशन की बात करें, स्टूडेंट टीचर रेशो क्या है, तो हमारे नीति निर्धारकों को पता चलता है कि एक्चुअल में ग्राउंड पे स्थिति क्या है और कहाँ पर क्या क्या गैप्स हैं, उसको आइडेंटिफाई करना और उसके लिए नीतियाँ बनाना, यानी डेटा का कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन और उसका डिजिटलाइजेशन करने का पूरी बड़ी स्कीम है ये मॉडल विलेज स्कीम। इसको यूं का यूं हम नेपाल राष्ट्र के अंदर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अब आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच सभी जागृत हो जाएं, सभी चेतन हो जाएं। जोरदार करतल ध्वनि के बीच मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय ज्योति मिश्रा जी को, जो भरवा सॉल्यूशन टीम में इस कार्य को देखते हैं और उनके नेतृत्व में बहुत सारे आईटी प्रोफेशनल्स जो हैं इस कार्य में मग्न होकर पूज्य आचार्य श्री जी के निर्देशानुसार कार्य करते हैं। ओम सभी को मेरा सादर प्रणाम। जो अभी मैम ने बताया कि जितना सर्वे हम करते हैं उसका डेटा कैसे कैसे डैशबोर्ड में दिखता है और उनके क्या क्या पैरामीटर्स हैं, किन पे हम उनका एनालिसिस कर सकते हैं, मैं वो सारा एक बार आपको गो थ्रू करवाती हूँ। हमने जितना भी सर्वे किया विलेज लेवल पे कि उसमें कितने हमारे प्रोविंस हैं, कितने लोग रहते हैं, कितने रिलीजन या कम्युनिटी के लोग रहते हैं, कितने सर्विसमैन हैं, कितने विलेजर्स हैं, जितना हम डेटा सर्वे से इकट्ठा करते हैं वो सारा यहाँ डिफाइंड पैरामीटर्स के थ्रू डैशबोर्ड पे दिखता है। आपका जो डेटा दिखेगा जैसे हम भारत में करते हैं, पहले स्टेट लेवल पे दिखाते हैं, फिर उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ड्रिल डाउन करते हैं, उसके बाद फिर हम उसका एक विलेज या ग्राम पंचायत लेवल पे जो भी उनके ओनर्स हैं, जो भी स्टेक ओनर्स हैं, उनको वो डेटा दिखाते हैं ताकि उस डेटा के माध्यम से वो अपना एनालिसिस कर पाएँ कि कहाँ कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है और उसके अकॉर्डिंगली स्कीम्स डिज़ाइन कर पाएँ। वो सारा डेटा किस प्रकार से दिखता है मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखाती हूँ आपको। बाकी ये डैशबोर्ड में आगे का जो फ्यूचर डेवलपमेंट है कि जहाँ गैप है उस गैप को कैसे फुलफिल कर सकते हैं, क्या स्कीम डिज़ाइन करनी है, वो सारी चीज़ें हम इसमें आपको बताते हैं। ये हमारा विलेज इन्फो का डेटा है। कुछ कैटेगरीज हमने प्री डिफाइन करी हुई हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, आपका इंटरनेट हो गया, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, आपका स्कूल्स एंड एजुकेशन हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए। ये कुछ कैटेगराइजेशन किए हुए हैं जिनके बिहाफ पे सर्वे होते हैं। सर्वे का डेटा आता है वो इस तरह से दिखता है कि विलेज में कितना एरिया है, कितने पॉपुलेशन है उस विलेज की या प्रोविंस की, कितने हाउस होल्ड्स हैं वहाँ पे, क्या परसेंटेज है मेल फीमेल का, इस तरह का पूरा डेटा आपको दिखता है। बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कितने बैंक हैं उस गांव में, कितने एटीएम्स लगे हुए हैं, ये सारा इन्फॉर्मेशन दिखता है कि 1 किलोमीटर के अंदर में कितने एटीएम हैं, नहीं हैं, ताकि आगे जब आप विलेज लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपना गैप निकालें कि अगर मान लीजिए एक गांव है उसमें पूरे गांव में एटीएम है ही नहीं या बैंक ही नहीं है तो वहाँ पे ये बैंक होना चाहिए। तो उसके लिए डेवलपमेंट के लिए जो स्कीम्स चाहिए वो आप स्कीम्स निर्धारित कर सकते हैं और उस स्कीम्स के लिए आपके जो कंसर्न बंदे हैं जो प्रोविज़न कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे बैंक होना चाहिए, उसके लिए फॉर्म रेज करें। चलिए बैंक छोड़िए, एक सड़क की अगर हम बात करते हैं कि यहाँ एक गांव में सड़क बननी चाहिए तो उसके लिए हमें कैसे फॉर्म भरना है, किस स्कीम के थ्रू उसमें पैसा मिलना चाहिए, कितना पैसा आपको मिला है, उसका काम हुआ है नहीं हुआ है,
और उसका अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है तो उसका सर्वे दोबारा होता है कि कितना काम हुआ है, क्या जितना फंड दिया गया था उसके अकॉर्डिंगली काम हुआ है या नहीं हुआ है। ये पूरा ट्रैकिंग इस डैशबोर्ड से हो सकता है। मैं स्क्रीन से गो थ्रू कर देती हूँ। ये बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का जो भी डेटा सर्वे ऐप से कलेक्ट होता है वो इस तरह से दिखता है। टेलीकॉम कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें कि कितने टेलीफोन बूथ्स हैं, टावर्स हैं, मोबाइल्स अगर आपके यहाँ विलेजर्स के पास है तो कितने लोगों के पास है, कितने लोगों के पास नहीं है। देन ड्रेनेज एंड वेस्ट मैनेजमेंट से लेकर जो सर्वेज हैं, कितने ड्रेनेजेस हैं, क्लोज ड्रेनेजेस हैं, ओपन ड्रेनेजेस हैं। इंटरनेट एंड इलेक्ट्रिसिटी, स्कूल्स एंड एजुकेशंस के कितने स्कूल हैं अभी और ऑन एन एक्चुअल कितने होने चाहिए थे, वो सारा गैप यहाँ पे दिखता है हमें। जब ये गैप दिखता है तो हम उस गैप को मिटिगेट करने के लिए स्कीम्स डिज़ाइन करते हैं और जो कंसर्न आपके अथॉरिटीज़ हैं, जो भी आपके कंसर्न सुपरवाइजर्स हैं, वो यहाँ पे एक फॉर्म के थ्रू वो रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं वो भी लेके चलती हूँ आपको। ये हमारे सारे सेक्टर्स हैं, रोड ट्रांसपोर्ट हो गया, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी हो गया, ये आपका फिर उसके नीचे वाले लेवल हो गए। तो पहले स्टेट लेवल आपका स्टेट हो गया, उसके अंदर जो भी प्रोविंसेस हैं, आपके प्रोविंस के अंदर जितने गांव आते हैं, ये सारे लेवल का डेटा आपको ड्रिल डाउन करके दिखाता है। तो स्टेट पे जो बंदा बैठा है वो चाहे तो ड्रिल डाउन करके सारे लेवल का डेटा देख सकता है और जो नीचे प्रोविंस लेवल का बंदा है उसको अपने मैप्ड गाँव का डेटा दिखता है। ये अलग अलग कैटेगरीज, अलग अलग प्रोविंस और ग्राम पंचायत का डेटा है। फ्लो की बात करते हैं, जैसा मैं बोल रही थी कि अगर कोई डेवलपमेंट प्लान इनिशिएट करना है, इस पूरे प्रोजेक्ट का जो हमने नाम दिया है वो दिया है विलेज डेवलपमेंट प्लान गैप आइडेंटिफिकेशन और एनालिसिस, कि क्या क्या गैप्स हैं करंट वो आइडेंटिफाई करें, एक विलेज का डेवलपमेंट प्लान रेज करें एंड फिर उसका मॉनिटरिंग करें। तो डेवलपमेंट प्लान कैसे रेज होता है? एक डेवलपमेंट प्लान क्रिएट होता है पहले, जिस सेक्टर में डेवलपमेंट चाहिए, जैसे सड़क बनानी है या स्कूल कॉलेज हैं या हॉस्पिटल हैं, वो एक कैटेगरी हमने सेलेक्ट कर ली कि हमें इस कैटेगरी के लिए एक डेवलपमेंट प्लान रेज करना है। उसके बाद उसका सब डेवलपमेंट सेक्टर जो भी आपका चल रहा है वहाँ पे वो सब डेवलपमेंट सेक्टर होगा जिससे फंड एलोकेट होते हैं। उसके बाद उसमें क्या एक्टिविटी करानी है, आपको सड़क बनवानी है, नया स्कूल खुलाना है, स्कूल की दीवार बननी है या ड्रिंकिंग वाटर के लिए एक नया टैंक सेटअप होना है, जो भी आपका काम है वो यहाँ पे आपको डिफाइन करना है, ताकि जिसके पास भी अप्रूवल के लिए जा रहा है वो आपके पास जैसे अप्रूवल के लिए आएगा तो आपके जो नीचे बंदे हैं वो ये फिल करके भेजेंगे ताकि आपको पता रहे कि वहाँ क्या एक्टिविटी होने वाली है और उसमें एस्टिमेटेड कितना खर्चा लगने वाला है। उसके बाद जो आपकी स्कीम्स चलती हैं, कोई स्कीम्स ऑलरेडी चल रही होंगी गवर्नमेंट की या कोई नई बनने वाली हैं, वो स्कीम्स के ड्रॉप डाउन्स दिखते हैं जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं कि इस स्कीम के थ्रू इस डेवलपमेंट के लिए पैसा एलोकेट होगा। वो स्कीम का सिलेक्शन होता है, वो एक एस्टिमेशन अपना बजट लिखता है कि एक सड़क बनने में मुझे 4 लाख 5 लाख जितना भी पैसा लगना है वो एस्टिमेशन अमाउंट लिख देता है कि इस बजट के लिए इतना एस्टिमेटेड अमाउंट मुझे लगेगा। वो फिर अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ सबमिट कर देता है और वो फिर जो एक हायर अथॉरिटी है वो आपके पास आएगी वो एप्लीकेशन कि इस गांव में इस सड़क बनने के लिए इतना पैसा चाहिए और ये पैसा इस स्कीम के अंतर्गत दिया जा सकता है। फिर आप वो मॉनिटर करेंगे, उसका वेरीफाई करेंगे कि उस स्कीम में इतना पैसा है या नहीं है अभी आज के डेट में। उसके बाद आप उसको वहीं से ही अप्रूव कर सकते हैं, जो भी उसने एस्टिमेशन बजट दिया है उससे कम या ज़्यादा जो भी आप अप्रूव करते हैं वो अमाउंट वहाँ पे मेंशन करके उसको उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को अप्रूव कर सकते हैं। इससे क्या हुआ, जो रिक्वेस्ट रेज हुई वो भी आपके पास आया, जो बजट आपने सैंक्शन किया वो भी अप्रूवल आपके पास है। इसके बाद जब वो अप्रूवल होके वापस गांव के पास जाता है, जो कंसर्न बंदा है जिसको ये काम कराना है, जिसके पास ये अथॉरिटी है काम कराने की, वो जब इस काम को करा लेता है वो अगेन आपको सबमिट करता है कि ये काम हो गया है एज पर द रिक्वेस्ट, आप सर्वे प्लान कर लीजिए। तो जो हमारा सर्वे ऐप है वो वहाँ पे पर्सन जाता है, सर्वे पर्सन, वो उसको सर्वे करता है, उसको फाइनली चेक करता है कि जितना बजट अप्रूव हुआ था उतना काम हुआ है या नहीं हुआ है और वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है। इस तरह से ये पूरा जो लाइफ साइकिल है रिक्वेस्ट जनरेट होने तक से क्लोजर तक का और उसका मॉनिटरिंग वो आप पूरा एक पोर्टल के थ्रू कर सकते हैं। फॉर्म्स कैसे दिखते हैं वो मैं आपको एक बार स्क्रीन से दिखाती हूँ। इस तरह से हम रिक्वेस्ट रेज करते हैं। सेक्टर, सब सेक्टर, आपने क्या एक्टिविटी करनी है, कितना डिस्टेंस, अगर रोड बनाना है तो कितने डिस्टेंस का रोड बनाना है, कितना लंबा रोड है वो,
कितने लोगों को उससे बेनिफिट होगा, उसके बाद उसका क्या फंड जो आपको चाहिए, और वो किसी स्कीम के अगर अंदर कवर्ड है तो किस स्कीम के थ्रू उसमें पैसा मिल सकता है। आप ये एक साथ एक कैटेगरी के लिए या मल्टीपल कैटेगरीज के लिए भी रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हैं। ये रिक्वेस्ट जनरेट करने के बाद ये आप विलेज डेवलपमेंट प्लान, जिसको हम VDP भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उसको आप सबमिट कर सकते हैं। जब आप ये सबमिट कर देते हैं तो ये आपके जो स्टेट या जो अप्रूविंग अथॉरिटीज़ हैं उनके पास ये डेटा सिंक होता है। उनके पास ये इस तरीके से दिखता है, जैसे हमने उत्तराखंड के केस में अभी किया था बहादुराबाद गांव के लिए। ये ऐसे पूरा डेटा उनको दिखता है, कितना फंड आपने लिया है वो उनको पूरा दिखता है। वो इस तरह से आपकी पूरी एप्लीकेशन व्यू करते हैं, उसमें कितना फंड एलोकेट करना है वो एलोकेट करते हैं, उसके बाद उस एक्टिविटी को अप्रूव कर देते हैं। अगर उसमें कुछ कमियां लगती हैं तो वो उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ये हो गया आपके स्टेट लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल का लॉगिन, जो रिक्वेस्ट रेज करेगा आपके पास ताकि आप उसको फंड एलोकेट करें। अगर आपकी बात करें जो सेंट्रल उस पे बैठे हैं स्टेट लेवल पे, उनके पास एक सेंट्रल लॉगिन होगा, उनके पास भी ये पूरा व्यू आएगा कि किस ज़िले से, किस प्रोविंस से, किस एक्टिविटी के लिए कितना फंड रिक्वायरमेंट आया है, और मैंने उसको किस मिनिस्ट्री या किस स्कीम के अंदर उनको कितना पैसा दिया है, और पैसा देने के बाद उसकी एक्टिविटी का क्या स्टेटस है। तो ये ओवरऑल साइकिल इस VDP डैशबोर्ड में कवर होता है। रहा सवाल कैटेगराइजेशन और मास्टर्स का, तो ये टोटली कॉन्फ़िगरेबल है। ये हमने यहाँ भारत के हिसाब से बनाया है, ये एज इट इज़ आपके लिए भी चलेगा। इसमें कुछ एडिशन होता है तो वो यहाँ पे मास्टर्स के थ्रू हम उसको मेंटेन कर सकते हैं कि क्या क्या एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, क्या क्या सेक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट्स होने चाहिए, क्या क्या स्कीम्स आपकी ऑलरेडी चल रही हैं, वो सारा डेटा यहाँ पे होता है। और ये जो स्कीम वाला डेटा है, अगर जैसे हमारे यहाँ गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे है डेटा अवेलेबल, तो हम वहाँ से इंटीग्रेट कर लेते हैं। सेम वे आपके वहाँ भी जिस भी सोर्स पे ये डेटा अवेलेबल होता है वहाँ से ये इंटीग्रेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये सारी आपकी स्कीम्स हो गई, मिनिस्ट्रीज़ की, लोकल लेवल पे, विलेज लेवल पे जितनी आपकी स्कीम्स चलती हैं। तो ये था पूरा विलेज डेवलपमेंट प्लान का आइडेंटिफिकेशन एंड उसका एनालिसिस एंड फर्दर वर्किंग। मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू।